नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्र सरकार महंगाई से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। महंगाई को काबू में रखने के लिए अब केंद्र सरकार दाल से लेकर दूध, चीनी, तेल और दूसरी कमोडिटीज के दाम तय करेगी। खुले और पैकेट बंद सामान के रेट को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो कोई भी दुकानदार सरकार की तरफ से तय की गई कीमत से ज्यादा रेट पर सामान नहीं बेच पाएगा। जरूरी कमोडिटीज की सूची में दालें, चीनी, दूध, आटा, चावल और खाने के तेल जैसे खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। नियमों की अनदेखी पर रिटेलर्स पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही दुकानदार के सामान को जब्त भी किया जा सकता है। तो सरकार खाने पीने की जरूरी चीजों के दाम अब तय करेगी और खत्म होगी एमआरपी पर मनमानी। जरूरी सामानों की कीमत सरकार की तरफ से तय किया जाएगा, एसेंशियल कमोडिटीज, और उन्हीं दाम पर रिटेलर्स को वो सामान बेचना होगा। 7 सितंबर को अधिसूचना जारी हो गई है और दुकानदार को माननी होगी सरकार की तरफ से तय की गई कीमत। दूध, आटा और दाल जैसी जरूरी सामान की कीमतों को लेकर अब आपको दुकानदार से बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार रिटेल बाजार में जरूरी सामानों की कीमत को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। खुले और पैकेज्ड आइटम्स की कीमत में भारी अंतर को देखते हुए सरकार ने जरूरी सामान की रिटेल कीमत तय करने का फैसला किया है। अगर ऐसा होता है तो कोई भी दुकानदार सरकार की तरफ से तय की गई कीमत से ज्यादा रेट पर सामान नहीं बेच पाएगा। जरूरी कमोडिटीज की सूची में दालें, चीनी, दूध, आटा, चावल और खाने के तेल जैसे खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। पिछले दिनों दालों की कीमतों में भारी उछाल और खासतौर से रिटेल और पैकेज दाल की कीमतों में भारी अंतर को देखते हुए कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने पैकेज सामान को लेकर नियमों में संशोधन किया है, ताकि सरकार रिटेल कीमत तय कर सके। इसे लेकर 7 सितंबर को अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि अगर सरकार कीमत तय करती है तो इसे रिटेलर्स को मानना होगा। साथ ही सरकार प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 500 ग्राम, 1 किलो या 2 किलो तय कर सकती है। नियमों की अनदेखी पर रिटेलर्स पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही दुकानदार के सामान को भी जब्त किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक दाल की कीमतों में असामान्य तौर पर आए भारी उछाल के बाद सरकार ऐसे कदम उठा रही है। पिछले साल हरियाणा सरकार ने दाल की एमआरपी तय की थी। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ऐसे कानून बनाने पर विचार कर रही है कि जब कीमतें आसमान छूने लगे तो एमआरपी तय की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी ने रिटेलर्स को हिदायत दी है, सुनिए। हमारे साथ कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी हेम पांडे हैं। सर, एक पैकेज कमोडिटी को लेकर के, उनके एसेंशियल पैकेज कमोडिटी को लेकर के सरकार उनका एमआरपी जो है वो कैप करने जा रही है। किस तरह का ये प्रोजेक्ट? नहीं, सरकार इसमें काफ़ी चिंता कर रही है, क्योंकि सब कोशिशों के बावजूद आज भी होलसेल और रिटेल में जो गैप दिखाई जा रहा है कुछ शहरों में, कुछ नंबर 2 टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में, ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये बढ़ता ही रहा ये गैप, तो हम ऐसे कोशिश करेंगे। सरकार के पास एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, जो हम नहीं चाहते हैं कि उसको लगाया जाए। हम अनुरोध कर रहे हैं हर रिटेलर से कि आप एक सही दाम पे, उचित दाम पे दालों को बिक्री करिए। एसेंशियल कमोडिटीज में जो 5 दालें हैं उसमें आती है आपकी अरहर, उड़द, मूंग, मसूर एंड चना। ये 5 दालों को जो है आप ठीक दाम पे, अगर आपका होलसेल में आपका 100 रुपया है तो 105, 110 ये हो सकता है, पर ये नहीं कि 100 का 150। सर, बड़े बड़े रिटेलर्स है, बिग बाजार है, रिलायंस है, ऐसे ये भी बेच रहे हैं, तो इनके गलत कर रहे हैं। इसीलिए गलत कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई, मेरे ख्याल से तो वो कोई लोग 99 में भी बेच रहे हैं, पता नहीं कैसे कर रहे हैं। तो ये सब हमें बताएं कि भाई पैकेट बनाने में 50 रुपया लगता है, तो हम समझेंगे 50 रुपये का अगर पैकेट है तो न बनाएं उसको, क्यों खर्चा करते हैं। सर, दाल के अलावा दूसरे एसेंशियल कमोडिटी को भी इसके दायरे में रखा जा सकता है। 22 कमोडिटी जो हमारी है, अगर किसी में भी होलसेल और रिटेल में बहुत अनएक्सप्लेनेबल गैप होगा तो जरूर चिंता का कारण होता है। और अगर आप कह सके भाई इतना दूर हमने ट्रांसपोर्ट किया है, ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, तो समझ में आती है बात।
और चलिए अब टेक्नोलॉजी की थोड़ी बात करते हैं। आने वाले दिनों में आपको बाजार में लूमिया फोन नहीं मिलेगा। विनबीटा की रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट दिसंबर से लूमिया फोन की बिक्री बंद कर सकती है। विनबीटा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पिछले कुछ वक्त से लूमिया स्मार्टफोन बेचने के लिए संघर्ष कर रही है। यहां तक कि माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले महीने लूमिया 650 और लूमिया 950 की कीमतों में कटौती भी की थी। इसके बावजूद लूमिया फोन की बिक्री में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। फिलहाल बाजार में लूमिया के 4 फोन मौजूद हैं, लूमिया 550, लूमिया 650, लूमिया 950 और लूमिया 950 XL। रिपोर्ट में कहा गया कि दिसंबर के बाद लूमिया के मौजूदा स्टॉक की बिक्री ही होगी। तो दिनेश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, क्या माने कि जिस तरह से लूमिया नोकिया के लिए कर्ज बन गया था, वही कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी कर्ज बन गया है और माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा था कि हम इसको उबारेंगे, इसको हिट करेंगे, लेकिन कर नहीं पाए। जी बिल्कुल गौरव, सही कह रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी लूमिया कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। हालांकि काफ़ी समय से माइक्रोसॉफ्ट ने इस ब्रांड को दोबारा से रिवैम्प करने की कोशिश करी, लेकिन इतना कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। और अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो जहां एंड्रॉयड लगभग 80% मार्केट शेयर को कवर करता है, वहीं iOS प्लेटफॉर्म पर हम देखते हैं तो 15% का मार्केट शेयर एप्पल यूजर्स ले रहे हैं। लेकिन विंडोज़ प्लेटफॉर्म के फ़ोन्स ने सिर्फ अभी तक 2% का ही, लगभग 2% का ही मार्केट शेयर लिया हुआ है। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर माइक्रोसॉफ्ट कितने ज़्यादा परेशानी से जूझ रहा है। इसी के चलते माइक्रोसॉफ्ट ने ये हालांकि ये रिपोर्ट्स कह रही हैं और रिपोर्ट्स कुछ हद तक सही भी हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने ये फैसला लिया है कि अगली बार दिसंबर के बाद से ये लूमिया सीरीज़ के फ़ोन्स बनाना बंद कर देंगे। लेकिन 2017 रिपोर्ट की माने तो 2017 से माइक्रोसॉफ्ट अपनी नई सीरीज़ लेके आएगा जिसका नाम होगा सरफेस सीरीज़, और जिसमें कि नया प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 830 प्रोसेसर और 8 GB रैम के सारे फ़ोन्स आएंगे। और कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये मूव इसलिए कि माइक्रोसॉफ्ट अपनी इमेज को रिवाइव करना चाहता है और दोबारा से स्मार्टफोन मार्केट में अपनी एक विंडोज प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं विंडोज प्लेटफॉर्म के साथ इतने ये पावरफुल स्पेक्स का माइक्रोसॉफ्ट को कोई रिवैम्प दे सकते हैं या रिवैम्प होता है माइक्रोसॉफ्ट का कि नहीं मोबाइल फोन मार्केट में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल लूमिया के बारे में जैसा कि दिनेश बता रहे थे कि दिसंबर के बाद प्रोडक्शन बंद हो सकता है लूमिया का। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका। आगे बढ़ते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को जल्द से जल्द लागू करने के लिए सरकार ने एक कदम और बढ़ा दिया है। कैबिनेट ने जीएसटी काउंसिल बनाने की मंजूरी दे दी है। जीएसटी काउंसिल जीएसटी रेट, इससे मिलने वाली छूट और थ्रेश होल्ड लिमिट का फैसला करेगा। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष वित्त मंत्री अरुण जेटली होंगे। इसमें 29 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। जीएसटी काउंसिल बनाने के लिए 11 नवंबर तक का वक्त दिया गया है। जीएसटी काउंसिल बनाने की प्रक्रिया आज से ही शुरू हो गई है। वित्त मंत्री ने 22 और 23 सितंबर को दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक बुलाई है। कैबिनेट ने जीएसटी सचिवालय बनाने को भी मंजूरी दे दी है जो दिल्ली में बनेगा। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही जीएसटी के लिए संविधान संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। सरकार ने 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य रखा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि जीएसटी काउंसिल कैसी होगी। जीएसटी पर जो परिषद बन रही है ये कैसी होगी। आर्टिकल 279A के तहत ये जीएसटी काउंसिल बनेगी। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरीट यानी जीएसटी परिषद का एक सचिवालय बनेगा और जीएसटी काउंसिल इसी सेक्रेटरीट से काम करेगी। रेवेन्यू सेक्रेटरी जीएसटी काउंसिल के एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होंगे, यानी इनके पास इसका भी जिम्मा होगा। और जीएसटी काउंसिल की हर बैठक में सीबीसी चेयरमैन मौजूद रहेंगे। तो ये भी जीएसटी काउंसिल के एक रूपरेखा के तहत आता है। जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरीट में एडिशनल सेक्रेटरी का एक पद बनाया जाएगा। एडिशनल सेक्रेटरी होंगे। जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरीट में 4 कमिश्नर के पद बनाए जाएंगे। तो 4 कमिश्नर होंगे इस काउंसिल में। जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरीट की बैठकों का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका खर्च उठाएगी। तो ये जीएसटी काउंसिल के कुछ जो खबरें हैं, जीएसटी काउंसिल कैसी होगी उसके बारे में खबरें हम बता रहे थे आपको। लेकिन अब बात बाजार की करते हैं। भारतीय बाजारों में आज चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। दिसंबर में फेड के ब्याज दरों में बढ़ने के संकेतों के बीच घरेलू बाजारों की गैप डाउन ओपनिंग हुई। शुरुआती कारोबार में निफ्टी ने 8,700 का स्तर भी तोड़ा। निफ्टी की 97,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप साफ हो गई। वही मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब 2.5% की गिरावट देखने को मिली। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 444 और निफ्टी 151 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। रियल्टी इंडेक्स में 5.25%, मेटल इंडेक्स में 4% से ज्यादा, कैपिटल गुड्स और ऑटो इंडेक्स में करीब 3% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं इसके अलावा बैंकिंग इंडेक्स में भी करीब 2.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। आईटी इंडेक्स को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। आपको बता दें कि एशियाई और यूरोपीय बाजारों पर आज बिकवाली का दबाव रहा।
और क्या कहना जानकारों का, सुनाते हैं आपको। अगर हम अपने मार्केट पे व्यू देखें तो हमारा ये व्यू है कि जब तक मार्केट 8500 ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट में नए ऊपर के लेवल का स्तर देखा जा सकता है। पर अगर ये 8500 तोड़ता है तो प्रॉब्ली 2016 के लिए बेस्ट ऑलरेडी टॉप बन चुका है। तो 8500 वुड बी अ वेरी क्रूशियल लेवल जहाँ पे हम लोग को कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। एंड अगर आज के भाव देखें तो मुझे लगता है 2-3 दिनों तक वेट करना चाहिए। कुछ शॉर्ट टर्म में फर्दर डाउनसाइड इज़ पॉसिबल। With 5% kind of a potential of correction or whatever in the short term, and फिर आप मजा करिए 3 साल 5 साल 10 साल तक। I mean at this point of time the short term what do you call distraction to book profit, and maybe markets might correct somewhat, but that distraction is overpowering the longer term objective of making a lot of money. और बड़ी खबर आ रही है, भारत और फ्रांस के बीच राफेल सौदे को औपचारिक सहमति मिल गई है। जी हां, राफेल सौदे को कैबिनेट से औपचारिक सहमति मिल गई है और दरों को लेकर काम जारी है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में राफेल सौदे पर चर्चा हुई और भारत की मारक क्षमता में बढ़ोतरी होगी जो राफेल मिलेंगे भारत को, और भारत फ्रांस से 36 फाइटर प्लेन खरीदेगा। आपको मालूम होगा भारत और फ्रांस के बीच काफी लंबे वक्त से राफेल डील चल रही है। इससे पहले रक्षा मंत्री ने राफेल के सौदे के लिए फ्रांस से कुछ रेट कम करवाए थे, नेगोशिएशन हुआ था और ये कहा गया था कि भारत ने अब ज़्यादा अच्छी डील ग्रैब की है और जल्द ही ये डील मुकाम पर पहुंच सकती है। और उसी से जुड़ी हुई खबर, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में राफेल सौदे पर चर्चा हुई और राफेल 36 भारत को खरीदने, फ्रांस से 36 खरीदेगा और भारत के लिए इसकी मारक क्षमता में बढ़ोतरी की जाएगी। किस रेट पे खरीदा जाए, दरें क्या हो, इसको लेकर काम जारी है, लेकिन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में इस पर आज चर्चा हुई। आलोक प्रियदर्शी जी मीडिया संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, राफेल डील को लेकर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में चर्चा हुई है और औपचारिक सहमति मिली है, क्या जानकारी? देखिए, ये जो आज बैठक हुई थी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी, उसमें राफेल डील को लेकर चर्चा हुई है और ये माना जाए कि ये डील ऑलमोस्ट फाइनल है। हालांकि इसमें डील कितनी की डील होगी इस पर अभी वर्कआउट चल रहा है और जल्दी इस बारे में अनाउंसमेंट होगा। लेकिन ये हमारी जानकारी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो राफेल डील की, और एक आधिकारिक ने पुष्टि भी की है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारिक ने, और ये कहा है कि डील पर जो है चर्चा हुई है और इस पर जो इंटीग्रेटीज है उसको तय किया जा रहा है और ऑलमोस्ट ये फाइनल डील और जल्दी इसके बारे में आधिकारिक अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। शुक्रिया आलोक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो राफेल डील पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में चर्चा हुई, औपचारिक सहमति मिल गई है और समझ लीजिए लगभग ये डील लगभग फाइनल ही हो चुकी है और जल्दी दरों के पर काम जारी है और भारत के लिए राफेल की मारक क्षमता में बढ़ोतरी की जाएगी, ये भी एक बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आईपीओ 19 सितंबर को खुलेगा। आईसीआईसीआई बैंक की एमडी एंड सीईओ चंदा कोचर ने कहा कि इंश्योरेंस यूनिट में हिस्सेदारी घटाकर 54% करेंगे। उन्होंने कहा कि हिस्सेदारी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की लिस्टिंग के 3 साल के बाद घटाएंगे। फिलहाल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आईसीआईसीआई बैंक की हिस्सेदारी 67% से ज्यादा है। We have made a reservation of up to 10% of the offer size, that is up to 1.81 crore equity shares for eligible individuals and HUFs who are the public equity shareholders of ICICI Bank Limited as on 7th September 2016. To conclude, और टेलीकॉम मिनिस्टर मनोज सिन्हा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपको दिखाते हैं। होगा, ये मैं आपको विश्वास से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से। तो एक बात तो आपकी यहीं समाप्त होती है कि निवेश नहीं हो रहा है, निवेश हो रहा है। और जैसा आप स्वयं मानते हैं कि क्षेत्र में प्रतिद्वंदिता है, तो अगर क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं रहेगी तो मुझे लगता है कि लोग भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए उनको भी मैदान में बने रहना है तो अच्छी सेवा देना है। जहाँ तक स्पेक्ट्रम ऑक्शन का सवाल है, तो कॉल ड्रॉप से ही रिलेटेड एक इशू है कि स्पेक्ट्रम की कमी। मैं समझता हूं कि यह अवसर है कि इससे भी कंपनियों को राहत मिलेगी कि अब स्पेक्ट्रम की कमी की बात अब नहीं कही जा सकेगी और इसलिए स्पेक्ट्रम में वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगी। दूसरी बात, मुझे लगता है कि
चाहे वो रेवेन्यू बढ़ाना हो या कंज्यूमर्स की संख्या बढ़ानी हो, उसके लिए भी स्पेक्ट्रम चाहिए। इससे ज़्यादा मंत्री के नाते जब स्पेक्ट्रम होने वाला हो तो प्रतिक्रिया देना मेरे लिए उचित नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी आपको एक टारगेट दिया था, आपको लगता है कि वो टारगेट अचीव कर पाएंगे और स्पेक्ट्रम ऑक्शन आपका मेरे ध्यान में है वित्त मंत्रालय का टारगेट। मैं उम्मीद करता हूं कि वित्त मंत्रालय का टारगेट हम अचीव करेंगे। इसके अलावा एक और मुद्दा है BSNL और MTNL से जुड़ा। कंपनियों की अभी फिलहाल हालत ज़्यादा खास अच्छी नहीं है, MTNL की तो खासी अच्छी नहीं है। नई कंपनी आई है, कंपटीशन बढ़ रहा है, आपको लगता है कि ऐसे एनवायरनमेंट में कंपनियां आपकी दोनों सर्वाइव कर पाएंगी? देखिए, BSNL MTNL ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारे झटकों को बर्दाश्त करके वो मैदान में हैं। और CMD BSNL का बयान यदि आपने पढ़ा होगा तो आपके ध्यान में होगा कि उन्होंने कहा कि जियो का रिग्रेसिव तरीके से हम मुकाबला करेंगे। पहली बार काफ़ी अरसे बाद BSNL ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आया है और जिस दिशा में BSNL बढ़ रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि BSNL आने वाले दिनों में प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा। MTNL का जहां तक सवाल है तो वो भी अपनी सेवाओं में सुधार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ इक्विपमेंट्स के ऑर्डर उन्होंने दिए हैं, वो आ जाएंगे, लग जाएंगे तो MTNL की सेवाओं में भी सुधार होगा। और सरकार चाहती है और कोशिश भी कर रही है कि MTNL की भी आर्थिक सेहत सुधरे। ये ठीक बात है कि BSNL की राह पर जाने के लिए अभी लंबा रास्ता उसे तय करना है। तो फिर रिवाइवल का कोई प्लान हो आपका या दोनों कंपनियों को मर्ज करने का कोई प्लान हो? मर्ज करने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है, लेकिन दोनों कंपनियां ठीक से चलें ये हम जरूर सुनिश्चित करेंगे।